कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। समझ में आ रही है बात? संकेतों में बहुत कुछ कहा जा रहा है और अब ये सब कुरीतियां, ये सब संस्कारों की हानियां तुम्हारे घरों में व्याप्त हो रही हैं। इसलिए धर्म सभा में ऐसी बातें करना पड़ रही है, क्योंकि बिन जानन के दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। तुम दोष को दोष नहीं मान रहे हो, इस कारण से उनको अपनाने के लिए तैयार हो। हाँ, लाइफ पार्टनर शेयर होने लग गए हैं। एक किटी पार्टी, कपल किटी का परिणाम ये है। अब एक और बानगी बता दूं आपको। रामटेक चातुर्मास चल रहा था गुरुदेव के साथ। उस वक्त की बात है, एक बिटिया आती है, बोली महाराज आपने बहुत अच्छा विषय लिया किटी पार्टी के बारे में, कमरे में बता रहे थे किसी को। महाराज ठीक है, जो यंग लोग हैं वो तो ठीक है, सीनियर लोग, महिलाएं, दादी माँ की किटी जब चलती है तब जाके समझ में नहीं आता। हमने कहा वो लोग भी किटी? हाँ महाराज। तो क्या करते हैं महाराज, कैसे बताएं क्या होता है? हमने कहा उसमें जेंट्स लोग भी आते? नहीं, जेंट्स तो कोई नहीं आते। तो फिर क्या दिक्कत है? महाराज प्लीज। कुछ बात उसने बताई। फिर किस्मत से अगले संडे को वो जो दादी माओं की किटी थी ना, वो सारी पूरी टीम आ गई। हमने कहा क्यों, आप लोगों की किटी चलती है? हाँ महाराज जी। कौन सी? स्वाध्याय किटी। उन्होंने चलो बहुत अच्छा, कम से कम। कब चलती है? मतलब महीने में एक दिन। अच्छा, क्या करती उसमें? आज कुछ नहीं, थोड़ा सा कलेक्शन कर लेते हैं, कभी जरूरत पड़ती है किसी को उसको हेल्प कर देते हैं, और नहीं तो स्वाध्याय कर लेते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा। और क्या होता है? इसके पहले वो बिटिया बता गई थी, बोली महाराज जी यहाँ से जब वो ड्रेस पहन के गई हैं तो वहाँ ड्रेस चेंज क्यों करती हैं? जब यहाँ आप अच्छी ड्रेस में गए हैं तो वहाँ आप चेंज क्यों करते हैं? खैर वो वाली बात तो उनसे पूछ नहीं पाए, लेकिन हमने आपके मन में प्रश्न छोड़ दिया कि इसके पीछे क्या लक्ष्य है आप ही समझो। लेकिन हमने जो दो बात उन्होंने बताई उन पे प्रश्न किया। एक तो स्वाध्याय की बात, और दूसरा कलेक्ट कर लेते हैं किसी की सेवा करने के लिए, किसी की जरूरतमंद को देने के लिए। मैंने उनसे पूछा ऐसा कौन सा स्वाध्याय है जो महीने में एक बार करते हो और 30 दिन तक आपको याद रहता है और अगली बार उसको और आगे पढ़ा लेते हो? कई बार हमें तो जो कल पढ़ा है एक बार फिर पलट के देखना पड़ता है अगले दिन पढ़ने के पहले कि इसमें कौन सा विषय लग गया, और तुम महीने भर तक याद रखते हो। और दूसरी बात, बिना प्रयोजन के पैसा इकट्ठा यदि होता है तो झगड़े के लिए ही कारण बनता है। भारतीय वीरांगनाओं ने जब लक्ष्य सामने आया है तो पुण्य का द्वार भी खोलना जानती है और मंदिर का द्वार बनाना भी जानती हैं, और बिना लक्ष्य के पैसा इकट्ठा हो गया तो घर द्वार को बिगाड़ने के लिए वो कारण बनता है। इसलिए जब लक्ष्य सामने हो तुरंत इकट्ठा हो जाएगा। अनावश्यक यदि इकट्ठा कर रहे हो तो किसी न किसी व्यसन के रूप में अपनाना आएगा, ये पक्की बात है। उनको तो बात समझ में आ गई। तत्काल प्रभाव से उन्होंने स्वाध्याय किटी बंद कर दी। हमने कहा चिंता मत करना, तुम्हारे स्वाध्याय को बंद कराने में मैं निमित्त बनूंगा तो इसका पाप मैं झेल लूंगा, लेकिन इसके बहाने तो तुम करते हो, पहले उसको बंद कर दो। आज ये हालत है कि उनका प्रतिदिन स्वाध्याय होने लग गया है, किटी के बगैर भी और अच्छे मनोयोग के साथ भी। अब ये वाली बात सुनने के बाद, चाहे वो महिलाओं की किटी हो, बहुओं की हो, सासुओं की हो, कपल्स की किटी हो, ये सब सुनने के बाद कितने लोग हैं जो आज से किटी का त्याग करेंगे? महाराज हमारे यहाँ होती नहीं, अभी नहीं होती, अभी नहीं होती, होती है फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब सुनो एक और सुनो, अब एक और किटी का एक और उदाहरण सामने आ गया। सुनो सुनो, अब बात आएगी, सुनो सुनो, आपस में बात नहीं करो। एक बड़े शहर की बात है, नाम नहीं बताऊंगा, किसी शहर की बदनामी करना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम वहाँ स्वयं रह करके आए हैं, कैसे बदनाम करते हैं उसको। तो किटी पार्टी का दिन था और जगह जगह से वो ऑटो वाला उन महिलाओं को इकट्ठा कर रहा था। किटी का समय हो गया तो एक घर के आगे उसने हॉर्न बजाया। वो महिला का बच्चा बाहर निकल के आया, बोले बेटा मम्मी को बोलो किटी पार्टी का समय हो गया। बोले अंकल रुको तो, अभी मम्मी पूरी चुड़ैल तो बन जाए। आप हंस क्यों गए? क्योंकि
लास्ट किटी पार्टी में उनको थीम दिया गया था, अगले बार आपको चुड़ैल बन करके आना है। तो चुड़ैल बनाने की और पूरा पूरा मुखौटा वो वैसे ड्रेस पहनने के लिए वो तैयार हो रही है, इसलिए पहले पूरी चुड़ैल बन जाए, उसके बाद वो किटी पार्टी में आ पाए। सुन रहे हो? जब बेटा अपनी माँ को चुड़ैल कहने लग जाए तो समझ लो आपके संस्कार कितने तार तार हो चुके हैं। अब बताओ और कुछ बताएं किटी के बारे में। किटी पार्टी की शुरुआत क्यों हुई? बेवा महिलाएं और जाति की शिकार महिलाएं जहां दुखड़ा रोने के लिए इकट्ठा होती थीं, उसका नाम किटी है। अब आप किटी में जाओगे? कितने लोग हैं जो किटी में नहीं जाएंगे, पुरुष हो चाहे महिलाएं हों? आज भले ही नहीं है, कल तुम्हारे घर में आने वाला कपल्स किटी का करो। आगे से त्याग कौन कर सकता है बताओ? अरे त्याग करने में दिक्कत क्या है? जब जाते नहीं तो त्याग कर दो। कभी भी मान लो ये परंपरा तुम्हारे घर में आ गई, दोनों हाथ उठा के हम उसको बाहर करेंगे। अभी तुम दोनों हाथ उठा दो, मात्र उठाओ। कुछ लोग सोच रहे हैं पड़ोसी ने उठाए कि नहीं उठाए। पड़ोसी को देख करके बुराई का त्याग मत करना, साधु को देख के त्याग करना तो पुण्य लगेगा। जाते नहीं है कोई बात नहीं, आगे जाने की संभावना बनेगी तो नहीं जाएंगे, ये संकल्प की बात है। हाँ सुनो, अब तो धीरे धीरे करके आपको आधुनिक होने का मंजर तुम्हारे दिमाग में लाया गया और एक एक करके आपको गुलाम बनाने का हर्ष सामने आता चला गया। बातें नहीं करो आपने, ये तो किटी यहाँ करने लग गए आप लोग। सुनो, शांत हो। एक के बाद एक चीजें लाई गई, थोपती चली गई। अब वो भारतीय जो संस्कारों से ओतप्रोत था, अपने आप को संस्कारों की हानि के साथ जीने के लिए मजबूर होने लग गया। कानून के तहत लाया गया, नमक कानून लाया गया। फिर धीरे धीरे करते कुछ ऐसी चीज़ें तुम्हारे साथ जोड़ दी गईं जिनको सहन करना भी बहुत मुश्किल था। अब जाकर के आंदोलन के बिगुल बजना प्रारंभ हुए। ये तो आज़ादी के पहले आंदोलन की हम बात करेंगे, करते रहेंगे। अब आज़ादी के बाद कुछ ऐसे अभियान, कुछ ऐसे रिवॉल्यूशन आए जिनकी हम बात करना चाहते हैं। 1959 आज़ाद भारत को 12 वर्ष हो चुके थे। उस समय फर्स्ट रिवॉल्यूशन आया नॉलेज वर्कर के रूप में। ये क्या होता है? जो नॉलेजवान हैं उन्हीं को अर्थोपार्जन के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। तो एक तरफ से जो पढ़े लिखे नहीं थे और नौकरी करके पैसा कमाते थे, उन पर एक बहुत बड़ा कहर ढा गया कि अब से पढ़े लिखों के लिए ही नौकरियां मिलेंगी। ये फर्स्ट रिवॉल्यूशन था बेरोजगारी को पनपाने के लिए, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बड़ी गुलामी होती है कि शायद अंग्रेजों की गुलामी फिर भी लोग सहन कर गए हों, लेकिन बेरोजगारी की गुलामी को सहन करना आज भी संभव नहीं है। तो एक तरफ से सारे के सारे लोग जो कम पढ़े लिखे थे उस समय बेरोजगार साबित होने लग गए। ये फर्स्ट रेवोल्यूशन ने भी बहुत बड़ा दंश और बहुत बड़े अर्थोपार्जन के तरीके यहाँ से खत्म किए। लेकिन दूसरी तरफ से लोग पढ़ लिख करके फिर रोजगार कमाने की जिद करने लग गए। फिर भी एक प्रहार भारतीय संस्कार झेल गया। दूसरा युग आया, मशीनी युग। इस मशीनी युग ने तो हर कारगर को नाकारा साबित कर दिया। फिर भी इस दंश को भी झेलने के लिए भारतीय सीना मजबूत था। लोगों ने फिर दूसरी तरीके से रोजगार ढूंढे। अब हम मशीनों को बनाने में अपने आप को रोजगार में लाएंगे। तीसरा और बड़ा आया 1985 में, कंप्यूटर क्रांति के रूप में। अब तो मशीनों को आने से जैसे ही मनुष्यों के प्रति रोजगारों की संभावनाएं खत्म हुई, ये तो और बड़ा बाबा था। इसने तो एक साथ सैकड़ों हजारों लोगों के रोजगार खत्म करने का संकल्प ले रखा था। इन तीनों बड़े प्रहार को भारतीय और भारतीयता सहन कर गई अपनी सहन शक्ति के बलबूते पर। चौथा उससे बड़ा प्रभाव आया AI का रेवोल्यूशन, जो अभी वर्तमान में है। और तुम्हारे बच्चे कालिदास बनकर के जिस शाखा पर बैठे हैं उसी को काटने में जुटे हुए हैं। और जब वो शाखा पूरी कट जाएगी
पतन और गर्त में गिरेंगे इसका उनको आभास भी नहीं है। कंपनियां लुभावना पैकेज देकर के प्रतिभाओं को पहले हायर करती हैं और कुछ दिन काम करा करके जब उनका काम बन जाता है और आपका ही बेटा एक नया रोबोट तैयार करने में कामयाब हो जाता है, धीरे से उनका पैकेज इतना नीचे ला दिया जाता है, इतने में करना हो तो ठीक है, नहीं तो टाटा बाय बाय, और फायर कर देती हैं। आईटी कंपनियों ने हजारों एम्प्लॉइज को फायर करने का अब बीड़ा उठा लिया है। छींक भी आ गई, बात सही है, बीड़ा उठा लिया है। हजारों। अब आप ये मत समझना हमारा बेटा एक बड़ी एमएनसी कंपनी में अपॉइंटेड है, हमारा घर अच्छे से चलता रहेगा, कितने महीने चला पाएगा पता नहीं, और कंपनी कितने महीने उनको सहन कर पाएगी पता नहीं। जब तुम्हारा बेटा जिनको तुमने 9 महीने पाला और बरसों तक पढ़ाया लिखाया आपको सहन नहीं कर पाया, तो वो कंपनी जिसने तो पढ़ाया भी नहीं है और पाला भी नहीं है कब तक सहन कर पाएगी? सुन रहे हो? टिट फॉर टैट, जो एहसान मानता नहीं है कोई उसके प्रति एहसानमंद होता भी नहीं है। तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारा एहसान नहीं माना तो कंपनी उस बच्चे का एहसान क्यों मानेगी? उपयोगिता का संबंध मात्र कंपनी ने रखा था, जब आत्मीयता का संबंध तुम्हारे बच्चे ने ठुकरा दिया तो उपयोगिता के संबंध तो वैसे ही बहुत नाजुक होते हैं, कब टूट जाएंगे पता नहीं लगेगा। एआई का जमाना। अब इसके बाद हमने एक बार और बताया कि 1929 तक एक नया लॉन्च होने वाला है, AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंसी। इस प्रहार को तो अच्छे सहन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आने वाला है ASI, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंसी। मानव सभ्यता खतरे के निशान से ऊपर पहुंच जाएगी। मशीनों ने तुम्हारी बुद्धि से कई गुना ज्यादा बुद्धि स्थायी बढ़त के रूप में प्राप्त कर ली है। आइंस्टीन का दिमाग विज्ञान की भाषा में सबसे अच्छा दिमाग माना जाता है। मशीनों ने या AI ने आज आइंस्टीन के दिमाग को भी परास्त कर दिया है, ऐसी बुद्धि विकसित कर ली है। अब जिस बुद्धि के बलबूते पर तुम्हें से कोई लोग काम लेते थे, बदले में तुम्हें पैसा देते थे, अब वो बुद्धि जब मशीन के पास है उसको तो पैसा देना नहीं, एक बार मात्र पैसा खर्च करना है, वर्षों तक आपको रिटर्न में देती रहेगी। अब मनुष्यों की क्या आवश्यकता है? अब क्या होगा? तो किन विभागों में मात्र नौकरी बचेगी और कितने विभाग नौकरी के लिए आपको मना कर देंगे? इसका एक पूरा विश्लेषण हमारे सामने है। बताएं आपको? बताओ। इतनी महत्वपूर्ण बात जो किसी को नहीं पता, यहां पर ना आपके बच्चों को पता है, वो यहां से बताई जा रही है, लेकिन आपके बच्चे लापता है। सुना देना बच्चों को, यहां नहीं है तो बाहर बता देना कि महाराज ने कितनी महत्वपूर्ण बात यहां से बताई है। तुम जिन सेक्टर में जॉब करने गए हो वो सेक्टर कुछ वर्षों बाद जॉबहीन होने वाले हैं, उसकी महाराज जी ने पहले से ही अंदेशा बता दिया और पहले से आपको सावधान और आगाह कर दिया है। तो किन विभागों में मशीन स्थायी रूप से मनुष्य के दिमाग पर स्थायी बढ़त पा रही है, पहले मैं आपको जिक्र कर दूं। सबसे पहले प्रबंधन के क्षेत्र में अब मनुष्यों की नौकरियां जाने वाली हैं। तो MBA करके जो आपके बच्चे, चाहे हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो, होटल मैनेजमेंट हो, इवेंट मैनेजमेंट हो, बहुत सारे मैनेजमेंट के कोर्स करने के बाद जब वो जॉब करने गए हैं, अब उनके लिए कुछ ही दिनों में टाटा बाय बाय होने वाला है, क्योंकि इन विभागों पर AI स्थायी बढ़त हासिल कर चुकी है। दूसरा, न्यायिक प्रणाली, जहाँ पर समझ रहे हो, जहाँ पर भी फिक्स संविधान के तहत कुछ काम होते हैं उसको तो मशीन आसानी से पढ़ लेती है और अपना काम बता देती है। अब वकीलों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, जजेस की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं, ये भी जॉब के लिए सुरक्षित क्षेत्र नहीं रह गए हैं। तीसरा, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल, सुन रहे हो? अब तो रोबोटिक सर्जरी होने लग गई है, डॉक्टरों की आवश्यकता ही नहीं है।
जब डॉक्टरों की नहीं है तो कंपाउंडर तो कोई वैसी आवश्यक नहीं है, नर्सेज की आवश्यकता नहीं, सब व्यवस्थाएं हैं, रोबोट सारी सुविधाएं देने के लिए तैयार है। अब नीट की तैयारी करा रहे हो, जेई की तैयारी करा रहे हो, काय के लिए? कुछ वर्षों बाद हम बेरोजगार हो जाएं इसके लिए। ये रिपोर्ट के मुताबिक बता रहे हैं, सर्वे के मुताबिक बता रहे हैं कि इन क्षेत्रों से नौकरियां खत्म होने को हैं। प्रबंधन का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, न्याय का क्षेत्र, प्रशासन का क्षेत्र। सुन रहे हो? यूपीएससी पीएससी की तैयारी करने वालों सावधान। हाँ, ये बात अलग है, नेताओं का क्षेत्र को नहीं छुड़ा सकता। नेतागिरी के क्षेत्र में मशीन तुम्हारी जैसी बुद्धि की कुटिलता नहीं प्राप्त कर सकती, भले ही बुद्धि की बढ़त भली हासिल कर ले। प्रशासन अलग है, शासन अलग है। और नेता हर व्यक्ति बन नहीं सकता, लेकिन प्रशासनिक परीक्षाओं के लिए हर व्यक्ति जाना चाहता है। इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए 20 लाख बच्चे बैठे, सोचो 20 लाख बच्चे। सीट्स कितनी हैं? 500-700। 500-700 सीट्स हैं, उसमें जनरल कितनी है? जनरल मुश्किल से 100 के भीतर हैं। 100 के भीतर जनरल सीट हैं। उसकी परीक्षाओं में पास होने के लिए कम से कम जनरल कैटेगरी के 10 से 15 लाख बच्चे बैठे। सोचो कुल 20 लाख बच्चे बैठे, अब कितना कंपटीशन है। उसके बाद इन प्रशासनिक क्षेत्रों से नौकरियां पलायन करने को हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी तरीके से काम करने वाली मशीनें आ चुकी हैं। अब आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। 5-5, 7-7 साल तक आपने कड़ी मेहनत की यूपीएससी पीएससी निकालने के लिए, उसके पश्चात फिर प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, उसके बाद भी निकाला दिया जाता था आपको ओरल से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।